हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? एंड नाउ वी आर बैक विद अनदर वीडियो एंड इन दिस वीडियो विल बी टेकिंग क्वेश्चंस फ्रॉम साइंस एंड दीज आर वेरी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड इन एमयू 9th एंट्रेंस 2025। ठीक है, इस सेट में हम लोग 30 क्वेश्चंस लेके आए हैं। दिस 30 क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दीज आर वेरी मच रिपीटेड क्वेश्चंस। ठीक है, सो वी कैन एक्सपेक्ट दीज क्वेश्चंस टू बी इन आवर कमिंग एग्जामिनेशन। ठीक है, तो इस सेट में हम 30 क्वेश्चंस लेके आए जो कि पिछले कई सालों में रिपीट हुए हैं। ये सारे क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस हैं जो कि 2020 की बात करें, 21 की बात करें, 22, 2023, 2024, इन सारे ईयर्स में काफी बार रिपीट हो चुके हैं। ठीक है, जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है उसका हम एक सेट बना के लाए हैं, 30 क्वेश्चंस का सेट, जो कि साइंस में 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंट्रेंस में 9th क्लास के लिए। तो हम 30 क्वेश्चंस का सेट लेके आए हैं। सो प्लीज बी विथ मी टिल द लास्ट ऑफ दिस वीडियो एंड यू विल गेट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हो सकता है इस बार पूछे जाए। बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट करते हुए नजर आएंगे आपको, तो हमारे साथ बने रहे वीडियो के आखिर तक। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा पहला क्वेश्चन एंड दिस इज आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन पहले क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, यानी कि हमें फॉल्स स्टेटमेंट को निकालना है। लेट्स सी आवर फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय कन्वर्टिंग स्लाइडिंग फ्रिक्शन इनटू रोलिंग फ्रिक्शन। अब आपको हम बता दें स्लाइडिंग और रोलिंग फ्रिक्शन का डिफरेंस क्या है। देखिए, अगर फ्रिक्शन की बात करें तो सबसे ज्यादा जो फ्रिक्शन होता है वो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद होता है स्लाइडिंग, एंड देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड देन रोलिंग। यानी कि अगर हम बात करें मैग्नीट्यूड वाइज तो सबसे कम रोलिंग फ्रिक्शन होता है। तो ये यहाँ कह रहा है कि अगर हम स्लाइडिंग को रोलिंग में कन्वर्ट करें तो हमारा फ्रिक्शन कम हो जाएगा। तो सही बात है, क्यों? क्योंकि स्लाइडिंग से जो फ्रिक्शन का वैल्यू है वो रोलिंग में कम होता है। अगर हम स्लाइडिंग से रोलिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमारा जो फ्रिक्शन का वैल्यू है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। अब स्टेटमेंट 2 की बात करें, फ्रिक्शन इन एयर एंड वाटर कैन बी रिड्यूस बाय स्ट्रीमलाइनिंग द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। सही बात है, ये भी स्टेटमेंट सही है कि हम जब हमारा फ्रिक्शन एयर और वाटर की केस की बात करें हम, तो उस केस में जो फ्रिक्शन होता है उसे हम ड्रैग कहते हैं, और ड्रैग डिपेंड करता है शेप ऑफ द बॉडी पे डिपेंड करता है। ओके, अगर हम शेप ऑफ द बॉडी ऑब्जेक्ट के शेप को अगर हम स्ट्रीमलाइनिंग कर दें तो उस केस में भी फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगा। सो ये भी स्टेटमेंट सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन सी की बात करते हैं, अ पॉलिश सरफेस विल हैव लेस फ्रिक्शन। सही बात है, पॉलिश सरफेस में फ्रिक्शन कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां जो सरफेस होगा वो काफी स्मूथ हो जाएगा पॉलिश के बाद, तो वहां पे फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगा। ऑप्शन डी की बात करते हैं, फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस टू जीरो। ये गलत स्टेटमेंट है। फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस टू मिनिमम बट कैन नॉट बी जीरो। कितना भी आप सरफेस को पॉलिश कर दे, कितना स्मूथ बना ले, देयर विल बी सम फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन को हम जीरो कभी नहीं कर सकते। सो आवर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। हमें निकालने बोला गया था कौन सा फॉल्स स्टेटमेंट है, तो फॉल्स स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर डी है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ओके, क्वेश्चन 2 इज द प्लैनेट व्हिच टेक्स लेस टाइम टू रिवॉल्व अराउंड द सन। सपोज दिस इज द ऑर्बिट एंड दिस इज इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है। एक फोकस में सन होते हैं। देयर आर 2 फोकाई F1 एंड F2। ठीक है, जो प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं वो इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे जो नियरेस्ट प्लैनेट है सन के, सबसे नियरेस्ट प्लैनेट वो है हमारा मरकरी। वो है क्या? हमारा मरकरी। इसलिए सबसे कम टाइम इसको रिवॉल्व करने में लगता है, सन के अराउंड सबसे कम टाइम रिवॉल्व करने में लगता है। जैसे जैसे हम दूर जाएंगे ऐसे ऐसे जितने प्लैनेट्स हैं उन प्लैनेट्स का टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा। तो सबसे कम टाइम पीरियड जो होता है वो होता है मरकरी का। सो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 3 की बात करें, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल बी 0.8। द वेट, देखो वेट का फॉर्मूला क्या था, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब जहां पे मास तो कभी जीरो हो नहीं सकता, राइट? मास कभी जीरो नहीं हो सकता, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जहां पे जीरो होगी वहां हमारा वेट जीरो हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू हमारा जो ये अर्थ है, अर्थ के सेंटर पे स्मॉल जी का वैल्यू जीरो होता है। स्मॉल जी का वैल्यू अर्थ के सेंटर पे जीरो होता है, यानी कि हम ये कह सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट होगा वो जीरो होगा एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4, द मिनिमल ऑडिबल फ्रीक्वेंसी फॉर ह्यूमन ईयर। देखिए, ह्यूमन ईयर के लिए जो फ्रीक्वेंसी का रेंज है, ह्यूमन ईयर के लिए जो फ्रीक्वेंसी का रेंज है वो 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। ओके,
20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, यानी कि आप इस रेंज के फ्रीक्वेंसी को सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज से नीचे जाएंगे तो आप नहीं सुन नहीं सकते, 20 हर्ट्ज से नीचे भी नहीं सुन सकते और 20,000 हर्ट्ज के ऊपर भी नहीं सुन सकते। तो कह रहे कौन सा रेंज है, मिनिमम कितना सुन सकता है, मिनिमम इज 20 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हमारा जो आंसर होगा 20 हर्ट्ज। ठीक है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज को हम सुन सकते हैं, 20 हर्ट्ज से कम नहीं और 20,000 से ज्यादा हम सुन नहीं सकते। ओके ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है लाउडनेस ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय, लाउडनेस ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय। तो देखिए क्या है कि लाउडनेस किस चीज पे डिपेंड करता है। अगर हम बात करते हैं टाइम पीरियड की सॉरी, तो टाइम पीरियड पे लाउडनेस डिपेंड नहीं करता। बात करते हैं अगर हम फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी पे जो डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे। फ्रीक्वेंसी पे किसी का क्या डिपेंड करता है, तो जो फ्रीक्वेंसी डिसाइड करता है वो साउंड के पिच को डिसाइड करता है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, साउंड के पिच को डिसाइड करता है फ्रीक्वेंसी। तो हम बात करते हैं, हमारा क्वेश्चन पूछा गया लाउडनेस, लाउडनेस किस चीज से डिटरमाइंड होता है। तो जो लाउडनेस होता है, लाउडनेस इज डिटरमाइंड बाय एम्पलीट्यूड। ठीक है, लाउडनेस इज डिटरमाइंड बाय एम्पलीट्यूड। ये दो चीज आपको याद रखना है। देखिए इससे दो क्वेश्चन आपका तैयार हो गया, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी पिच पे डिपेंड करता है एंड लाउडनेस एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड पे। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहां से ये चीज समझ में आ गया, फ्रीक्वेंसी विल बी डिपेंड ऑन पिच, फ्रीक्वेंसी विल डिटरमाइन पिच एंड लाउडनेस विल डिटरमाइन एम्पलीट्यूड। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 इज विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस इज द कॉन्टेक्ट फोर्स। कॉन्टेक्ट फोर्स क्या है कि किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में जब अगर फोर्स एक्ट कर रहा है तो वो दोनों ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे के फिजिकल कांटेक्ट में हो। ठीक है, एक दूसरे के कांटेक्ट में हो। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज अ नॉन कांटेक्ट फोर्स। फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या है, नॉन कांटेक्ट फोर्स है। ठीक है, नॉन कांटेक्ट फोर्स ऑफ ग्रेविटी नॉन कांटेक्ट है। मैग्नेटिक फोर्स ये भी नॉन कांटेक्ट है। मैग्नेटिक फोर्स भी किसी भी दो अगर मैग्नेट्स को हम लगा दे तो ये एक दूसरे के ऊपर क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, जो कि अगर दोनों बिना टच किए भी हैं तब भी फोर्स लगा रहा होगा। ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी ऐसा है, दो किसी मास के बीच में फोर्स लग रहा है, जब वो पास में ना हो तब भी, मतलब काफी दूर हो तब भी फोर्स लग जाता है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो कि कांटेक्ट फोर्स है। जब कोई दो ऑब्जेक्ट आपस में टच कर रहा होगा, जब कोई दो ऑब्जेक्ट आपस में टच कर रहा होगा तब वहां पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा। सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज अ कांटेक्ट फोर्स, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज अ कांटेक्ट फोर्स, दिस इज अ कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये भी नॉन कांटेक्ट फोर्स है। सो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर्स। देखो व्हाइट लाइट जो होता है, व्हाइट लाइट की अगर हम बात करें, ये जब हम इसको अगर किसी प्रिज्म से पास कराएं, अगर हम इसको किसी प्रिज्म से पास कराएं तो ये 7 कलर्स में क्या होता है, 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाता है। ये 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाता है। क्या उस कलर का नाम भी मैं आपको बता दूं, तो एक होता है वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। यही पैटर्न होता है, सबसे नीचे वॉयलेट और सबसे ऊपर रेड। ठीक है, पैटर्न ये होता है, विबग्योर बोलते हैं इसे, वी फॉर वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। यानी कि जब व्हाइट लाइट होता है, इसको किसी प्रिज्म से पास करें तो ये 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स में डिवाइड हो जाता है, अलग सेपरेट हो जाता है। उस फेनोमेना को क्या कहते हैं, उस फेनोमेना को हम कहते हैं डिस्पर्जन, उस फेनोमेना को हम कहते हैं डिस्पर्जन। सो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म, नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ, देखिए अगर हम बात करें मेटल की तो मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल। ठीक है, सॉरी मेटल ऑक्साइड्स, मेटल ऑक्साइड्स एंड मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ये चीज क्लियर है। मेटल्स व्हेन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, मेटल व्हेन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन दे फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स, और जो मेटल ऑक्साइड्स होता है वो बेसिक नेचर के होते हैं। हमें पूछा गया नॉन मेटल्स, तो नॉन मेटल्स जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, नॉन मेटल्स व्हेन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन ये क्या फॉर्म करते हैं, जब ये होता है इनका जो कंपाउंड बनता है दैट इज एसिडिक इन नेचर और समटाइम्स न्यूट्रल, समटाइम्स न्यूट्रल। ठीक है, जो नॉन मेटल का ऑक्साइड्स होता है, नॉन मेटल का जो ऑक्साइड होता है, दीज आर एसिडिक इन नेचर और क्या होता है न्यूट्रल भी हो सकता है किसी किसी केस में।
मेटल का ऑक्साइड जो होगा वो बेसिक नेचर का होगा और नॉन मेटल का ऑक्साइड जो होगा वो एसिडिक नेचर का होगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? एसिडिक, ऑप्शन ए। इसके साथ कभी कभी न्यूट्रल भी हो सकता है। सर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। मेनली जो होता है नॉन मेटल का वो होता है एसिडिक इन नेचर। मेनली जो होता है नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर होता है। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स ड्यूरिंग लाइटनिंग? लाइटनिंग के टाइम पे क्या अकर होता है? अब ऑप्शन से देखें, हम ऑप्शन देख की बात करें तो एसिड रेन, एसिड रेन तो होगा नहीं। ठीक है, एसिड रेन तो होगा नहीं, क्यों? क्योंकि लाइटनिंग के टाइम एसिड रेन होता नहीं, जरूरी नहीं है एसिड रेन हो। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये भी जरूरी नहीं है, लाइटनिंग से कोई मतलब नहीं है इसका। नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी कि लाइटनिंग के टाइम जो होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। लाइटनिंग के टाइम पे नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। अगर हम स्मोक की बात करें तो इसको स्मोक भी नहीं होता। तो हम यहाँ से ऑप्शंस देख करके आंसर करेक्ट कर सकते हैं। देखिए टोटली ऑप्शंस पे बेस्ड था ये क्वेश्चन। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, द पोर्स इन द ब्रेड इज ड्यू टू गैस बबल्स ऑफ। द पोर्स इन ब्रेड ड्यू टू गैस बबल्स ऑफ। जो ब्रेड होता है, ब्रेड में पोर्स होते हैं, काफी छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिससे क्या बनता है? वो पफी बनता है। तो उसमें कौन सा गैस होता है? किस गैस की वजह से होता है? दिस इज ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड। दिस गैस बबल्स इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो आर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या होगा आंसर? कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड इन केरोसिन ड्यू टू देयर, देखिए सोडियम दैट इज Na एंड पोटेशियम दैट इज K। सोडियम को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल उसका Na और पोटेशियम का K है। ये दोनों क्या होते हैं? काफी रिएक्टिव होते हैं, वेरी हाई रिएक्टिव। ठीक है, वेरी हाई रिएक्टिव। इनके इसी रिएक्टिविटी की वजह से इसको हम क्या करते हैं? केरोसिन के अंदर डिप करके रखते हैं। तो उसका आंसर क्या होगा? दिस इज ड्यू टू बिकॉज ऑफ दिस हाई रिएक्टिविटी। दिस इज बिकॉज ऑफ इट्स हाई रिएक्टिविटी। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। दिस इज ड्यू टू इट्स हाई रिएक्टिविटी। हाई रिएक्टिव होने की वजह से इसको हम केरोसिन के अंदर डिप करके रखते हैं। ठीक है, द प्रोसेस बाय विच डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर डिकम्पोज इनटू नाइट्रोजन। आपको ये चीज पता ही होगा। देखिए ऑप्शन देखिए, डेजर्टिफिकेशन होगा नहीं, डी एमिनेशन होगा नहीं। डी एमिनेशन होता है एमीन के फॉर्मेशन को, और नाइट्रिफिकेशन ही होगा कि नाइट्रोजन के फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं? नाइट्रिफिकेशन। और करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। यानी कि जो डेड रिमेंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स है उससे जो क्या होता है, उसको डिकम्पोज करके जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है उस किसके थ्रू होता है? उस प्रोसेस को हम कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? नाइट्रिफिकेशन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पिछले साल पूछा गया है और उससे पिछले साल भी पूछा गया था। 2 साल लगातार पूछा गया ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, द मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज। द मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज, आपको पता ही होगा, पोटेशियम। आपको पता ही होगा पोटेशियम, जिसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जिसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? पोटेशियम। ये क्या है? मोस्ट रिएक्टिव मेटल है। पोटेशियम इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, जिसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? और आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, द बर्निंग ऑफ एलपीजी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। द बर्निंग ऑफ एलपीजी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अगर हम बात करते हैं, ऑप्शंस देखें तो एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन तो होता नहीं, एलपीजी जब बर्न होता है, आपके घरों में एलपीजी बर्न हो रहा है तो एक्सप्लोजन हो रहा है क्या वहां पे? बिल्कुल नहीं, तो एक्सप्लोजन होगा नहीं। स्लो कंबसन, स्लो कंबसन भी नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि आप एलपीजी का सिलेंडर ऑन कर दिए और एकदम फ्लेम लेके बैठे हैं, आग नहीं लग रहा है, तो ये भी नहीं होगा। रैपिड कंबशन होता है एलपीजी का। एलपीजी इज एन एग्जांपल ऑफ रैपिड कंबशन। ठीक है, एलपीजी इज एन एग्जांपल ऑफ रैपिड कंबशन। कैसे? कि आप जैसे सिलेंडर ऑन के आपके हाथ में फ्लेम हो, तुरंत आग लग जाएगी। इट्स एन एग्जांपल ऑफ रैपिड कंबशन। ओके, इट्स एन एग्जांपल ऑफ एलपीजी इज एन एग्जांपल ऑफ बर्निंग ऑफ एलपीजी इज एन एग्जांपल ऑफ रैपिड कंबशन। ठीक है, while baking cakes yeast multiplies rapidly and produces। अब इस सेम क्वेश्चन ये क्वेश्चन पिछले बार पूछा गया था 2023 में। ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था। और एक जगह ये पूछा गया है कि कि ब्रेड में जो होते हैं गैस बबल्स वो क्यों होते हैं? वो भी कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। अब ये कह रहा है कि इस जो रैपिडली मल्टीप्लाई करते हैं वो कौन सा गैस रिलीज करते हैं? तो वो रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस टू मेक द ब्रेड वेरी पफी। ओके, तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ईस्ट काफी रैपिडली क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं और वहां पे कौन सा गैस रिलीज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं।
अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स कैच फायर ऑन रिएक्शन विथ एयर। कौन सा मेटल है जो कि एयर के साथ रिएक्शन करने पे आग पकड़ लेता है, एंड दैट इज आर सोडियम। दैट इज सोडियम Na, जिसको हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि अगर हम Na को एयर में रख दें, Na को अगर हम एयर में रख दें, सोडियम को अगर हम एयर में रख दें, तो वो सोडियम एयर के साथ रिएक्ट कर जाएगा और इट विल इजीली कैच फायर। ठीक है, सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, रिएक्ट Na रिएक्ट वेरी इजीली विथ एयर। ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 17। पॉलीमर्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड, देखो एक होता है मोनोमर, काफी सारे मोनोमर्स जब ऐड होते हैं तो बनता है पॉलीमर्स। देखो मोनो, ये जो वर्ड है मोनो, इसका मतलब ही होता है वन। मोनो मतलब होता है वन, और ये जो वर्ड है पॉली, पॉली मतलब होता है मेनी। ठीक है, मोनो मतलब वन और पॉली मतलब मेनी, यानी कि बहुत मोनोमर्स, काफी सारे मोनोमर्स जब ऐड होंगे, काफी सारे मोनोमर्स ऐड होंगे तब जाके ये बनेगा पॉलीमर्स। तो क्या करा, पॉलीमर्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड मोनोमर्स। सो आवर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन 18 क्या कर रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर यूज्ड इन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स दैट इज CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर्स में इस्तेमाल करते हैं, रेफ्रिजरेटर्स में, एसीज में, एयर कंडीशनर्स में यूज करते हैं हम इसे, बहुत सारे एरोसोल्स में यूज करते हैं। तो हम देखते हैं हमारा क्या क्या ऑप्शन है। रेफ्रिजरेटर्स इसमें यूज करते हैं, एरोसोल स्प्रेज इसमें भी यूज करते हैं, एयर कंडीशनर में भी यूज करते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। आंसर विल बी ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, ऑल ऑफ द एबव, ऑप्शन नंबर डी, और आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी कि हम CFCs को रेफ्रिजरेटर्स में, एरोसोल्स में, एयर कंडीशनर्स में हर जगह यूज करते हैं। सो आंसर विल बी ऑल ऑफ दिस। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, सो लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, एंड इन दिस क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि विच पॉइजनस गैस इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन। इनकम्प्लीट कंबशन जब होता है, जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो यहां पे जब रिलीज होती है गैस, वो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जिसे हम CO से रिप्रेजेंट करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड जिसको हम CO से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हो सकता है आपको इस बार कार्बन मोनोऑक्साइड, कोल गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हो सकता है अगले बार आपको दे दे CO, CO2, NO, NO2 ऐसे के फॉर्म में। तो दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन विद सिंगल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ठीक है, ऑक्सीजन विद सिंगल ऑक्सीजन एटम, तो जिसे हम क्या कहेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो क्या होता है, इनकम्प्लीट कंबशन में कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो वहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। इनकम्प्लीट कंबशन यानी कि जहां पे रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एयर ना मिल पाए, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ना मिल पाए। ऑक्सीजन का क्या काम होता है, ऑक्सीजन का काम होता है, ऑक्सीजन का काम होता है इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ कंबशन। कंबशन में हेल्प करता है। जब यहाँ कहीं पे रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ना हो तो वहां पे क्या होगा, इनकम्प्लीट कंबशन होगा, और जब इनकम्प्लीट कंबशन होगा तो फॉर्मेशन होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का। और कार्बन मोनोऑक्साइड इज वेरी डेंजरस, वेरी पॉइजनस फॉर आवर हेल्थ। ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 20। व्हिच गैस इज इवॉल्व्ड व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, व्हिच गैस इज इवॉल्व्ड, कौन सा गैस फॉर्मेशन होता है व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यानी कि व्हेन मैग्नीशियम Mg रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, तो क्या फॉर्मेशन होगा, ये फॉर्म करता है MgCl2 प्लस H2। यहां पे इसको बैलेंस करने के लिए हमें आगे 2HCl लगाना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि क्या हो गया, देखिए इरेज हो गया सब। विच गैस इज इवॉल्व्ड व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यानी कि मैं बात करूं Mg रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये फॉर्म करता है मैग्नीशियम क्लोराइड का MgCl2 प्लस H2। इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, 2HCl आगे लगा देंगे तो बैलेंस हो गया। यानी कि कौन सा गैस फॉर्मेशन होता है, हाइड्रोजन।
आंसर क्या जाएगा? आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। यानी कि जब मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, ओके ओके, लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? द मेन गैस इज प्रेजेंट इन एलपीजी। एलपीजी में मेन गैस कौन सा प्रेजेंट होता है? एलपीजी में मेन गैस कौन सा प्रेजेंट होता है? एलपीजी में प्रेजेंट होता है ब्यूटेन। ठीक है, एलपीजी में जो गैस प्रेजेंट होता है वो होता है ब्यूटेन। ठीक है, ओके ओके, थोड़ा सा कुछ ग्लिच की वजह से पीपीटी थोड़ा खराब हो गया इस ये स्लाइड, कोई दिक्कत नहीं, सही हो जाएगा। ओके ओके, लेट्स स्टार्ट। क्या है? देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है? द मेन गैस प्रेजेंट इन एलपीजी। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, तो कह रहे एलपीजी में मेन कंपोनेंट क्या होता है? मेन गैस जो प्रेजेंट होता है दैट इज ब्यूटेन। दैट इज ब्यूटेन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। एलपीजी में मेन गैस कौन सा प्रेजेंट होता है? एलपीजी में मेन गैस प्रेजेंट होता है ब्यूटेन। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हमारा आंसर हो जाएगा ब्यूटेन। यानी कि एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में मेन कंपोनेंट जो प्रेजेंट होता है वो होता है ब्यूटेन। ओके ओके, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 22? क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 क्या करे कि द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड इट्स। ठीक है, कमेंट करके बता क्या आंसर होगा। द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड इट्स। देखो उसे कहते हैं एक ऐसा एक मिनिमम टेम्परेचर जिसमें कोई सब्सटेंस कोई ऑब्जेक्ट फायर कैच कर लेता है, उस पर आग लग जाती है, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जलाने के लिए उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर इतना रेज करना होगा कि वो उसके इग्निशन टेम्परेचर के बराबर पहुंच जाए। जब वो उसके इग्निशन टेम्परेचर के बराबर पहुंचेगा तब उस ऑब्जेक्ट में आग लग जाएगी। ठीक है, यानी कि मिनिमम टेम्परेचर एक ऑब्जेक्ट का होना चाहिए, तो उस टेम्परेचर को हम कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर। यानी कि इतना टेम्परेचर पहुंचेगा तभी उस ऑब्जेक्ट में आग लगेगी। ठीक है, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है उससे कम अगर वो उसका इग्निशन टेम्परेचर है तो वो एटमॉस्फेयर में आग पकड़ लेगा। बेसिक बात है। और किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर तुमको उसमें आग पकड़ाना है तो उसका टेम्परेचर को आपको राइज करना होगा। कितना राइज करना होगा कि उस ऑब्जेक्ट का जितना इग्निशन टेम्परेचर है उस टेम्परेचर तक राइज करना होगा, उसके बाद उसमें फायर कैच कर लेगा। ठीक है, ओके, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। ओके, हियर वी बिगिंस विथ, देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 पढ़िए एक बार और सारे ऑप्शंस पढ़िए। द टू ऑब्जेक्ट्स रब्ड अगेंस्ट ईच अदर। कोई दो ऑब्जेक्ट है, दीज आर टू ऑब्जेक्ट्स, ये एक दूसरे के साथ काफी रब किए गए। ठीक है, एक दूसरे के साथ काफी रब किए गए। यहाँ पे क्या फ्रिक्शन जनरेट हुआ होगा? फ्रिक्शन जनरेट हुआ होगा तो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ होगा। इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होगा मतलब कोई एक ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, या दोनों से होगा, या दोनों में गेन होगा। तो अब देखिए दोनों अगर लूज कर रहा होगा तो गेन कौन करेगा, या दोनों गेन करेगा तो लूज कौन कर रहा होगा, आएगा कहां से? तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई एक रिलीज करेगा, कोई एक गेन करेगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा, तभी तो मेंटेन बना रहेगा। मान लो ये ऑब्जेक्ट 5 इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो ये अदर ऑब्जेक्ट जो है 5 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा कि वन विल लूज एंड अदर विल गेन इलेक्ट्रॉन्स। एक ऑब्जेक्ट जितना इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा दूसरा ऑब्जेक्ट उतना इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ओके, लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, देखिए कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज नॉट फाउंड इन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किसमें नहीं पाया जाता है। देखिए इस क्वेश्चन से आप दो चीज तैयार कर सकते हैं कि एक तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किसमें नहीं पाया जाता, तो हेन का जो एग्जांपल है इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, हेन के केस में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। बाकी जो 3 एग्जांपल्स हैं फिश, डॉग एंड स्टारफिश, इन तीनों के केस में जो होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है।
एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है इन तीनों के केस में। ठीक है, यानी कि आप यहां से एक चीज ये कह सकते हैं कि हेन में ये पूछा गया है कि किसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन नहीं होता, तो हेन में एक्सटर्नल तो नहीं होता, हेन में एक्सटर्नल नहीं होता, इंटरनल होता है। हेन में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, और बाकी ये जो 3 एग्जांपल्स दे रखे हैं इनमें क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 25, चलिए पढ़ते हैं। द स्पीसीज विच आर एट द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, वो सारे स्पीसीज जो कि अभी एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, एक्सटिंक्ट होने के कगार पर हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उन सारे स्पीसीज को हम इंडेंजर्ड स्पीसीज कहते हैं। इंडेंजर्ड स्पीसीज वो सारे स्पीसीज है जो कि अभी विलुप्त होने के कगार पर है, यानी कि एक्सटिंक्ट होने के कगार पे है, अभी हुआ नहीं, पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, लेकिन खत्म होने वाला है। एक्सटिंक्ट तो वो सारे कहलाते हैं जो अब नहीं रहे हमारे बीच, ये जो खत्म हो गए पूरी तरीके से। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज इंडेंजर्ड, यानी कि जो अभी एक्सटिंक्ट होने के वर्ज पे है उसे हम इंडेंजर्ड स्पीसीज कहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, विच पार्ट ऑफ आई कंट्रोल्स द, देखिए क्वेश्चन नंबर 25 हमने कवर किया अभी, क्वेश्चन नंबर 25 इज स्पीसीज जो कि एक्सटिंक्शन के वर्ज में है उसे हम इंडेंजर्ड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 इज विच पार्ट ऑफ आई कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू इट, ये जो हमारा आई है, दिस इज आवर आई। ठीक है, यहां पे क्या है, दिस इज कॉल्ड प्यूपिल, दिस इज कॉल्ड प्यूपिल, और यहां पे एक होता है आइरिस। ठीक है, आइरिस कंट्रोल करता है, आइरिस कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ लाइट को हमारे आंखों में एंटर। आइरिस अगर जब हमें हमारे आंखों को ज्यादा लाइट चाहिए होती है तो क्या करता है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, यानी कि वो काफी स्पेस दे देता है, तो हमारे आंखों में ज्यादा लाइट आने लगती है। जब हम काफी कम लाइट में होते हैं, डिम लाइट में होते हैं, तो जो साइज ऑफ पीपल है वो इंक्रीज कर जाता है और ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट हमारे आंखों में एंटर करने लगती है। और जब हम काफी ब्राइट लाइट में चले जाते हैं तो उसका साइज छोटा कर देता है वो, और क्या होता है, हमारी आंखों से कम लाइट इंटर करती है, तब भी हमें साफ साफ दिख जाता है। तो अमाउंट ऑफ लाइट जो हमारे आंखों में एंटर करने को कंट्रोल करता है वो कंट्रोल करता है आइरिस। ठीक है, वो कंट्रोल करता है आइरिस। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 अभी हुआ। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कर रहा है, ग्रोथ हार्मोन इज सेक्रेटेड बाय, ग्रोथ हार्मोन इज सेक्रेटेड बाय विच ग्लैंड, ग्रोथ हार्मोन जो होता है, ग्रोथ हार्मोन सेक्रेट करता है, उस ग्लैंड का नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन जो रिलीज करता है उस ग्लैंड का नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कि जो ग्रोथ हार्मोन हमारे बॉडी में रिलीज करता है उस ग्लैंड को क्या कहते हैं, उस ग्लैंड का नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, ये बहुत छोटा ग्लैंड होता है और इसको ये भी कह सकते हैं दिस इज द स्मॉलेस्ट ग्लैंड। ओके, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है कि चिल्ड्रेन गेन हाइट ड्यूरिंग, चिल्ड्रेन किस एज पीरियड में, किस एज पीरियड में वो लोग हाइट गेन करता है, किस एज पीरियड में हाइट गेन करता है, तो वो पीरियड कहलाता है एडोलसेंस वाला पीरियड। यानी कि बच्चे जब एडोलसेंस वाले पीरियड में होते हैं, बच्चे जब एडोलसेंस वाले पीरियड में होते हैं उस पीरियड में उनकी हाइट ग्रो करती है, वो हाइट गेन करते हैं। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज एडोलसेंस। यानी कि एडोलसेंस के एज में बच्चों का हाइट काफी बढ़ता है। ओके, here we complete 28th question. Question number 29, the voice box is also called as, the voice box is also called as larynx, larynx, the voice box is also called as larynx. ठीक है, so correct answer will be option number A, option number A, that is larynx. ठीक है, यानी कि वॉइस बॉक्स को हम larynx भी कहते हैं। ये क्वेश्चन जस्ट लास्ट ईयर 2024 में पूछा गया है, ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है डायरेक्ट। द वॉइस बॉक्स इज ऑल्सो कॉल्ड, सेम ऑप्शंस, लैरिंक्स, माउथ, स्टमक, हार्ट। ऑप्शंस देख करके ये तीनों ऑप्शंस को आप डायरेक्ट कट कर सकते हैं और डायरेक्ट हमारा आंसर लैरिंक्स हो जाएगा। और जिसको थोड़ा बहुत भी आइडिया हो तो ये तीन ऑप्शन इजीली कट हो जाएंगे, माउथ, स्टमक और हार्ट, तो करेक्ट आंसर विल बी लैरिंक्स। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज हाईएस्ट इन, देखिए अलग अलग टाइप के सॉइल होते हैं। सैंडी सॉइल, सैंडी सॉइल में सबसे कम होता है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, सैंडी सॉइल में सबसे कम होता है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। और हम बात करें क्ले सॉइल की, तो क्ले सॉइल में सबसे ज्यादा होता है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, क्ले सॉइल में सबसे ज्यादा होता है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। क्यों? क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं काफी फाइन होते हैं, काफी फाइन पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि काफी बारीक बारीक इनके पार्टिकल्स होते हैं, काफी पतला होता है। यानी कि सैंड की बात करें तो सैंड का साइज अगर मान लीजिए 75 माइक्रोन है, तो ये हो जाएगा लेस देन 2 माइक्रोन, लेस देन 2 माइक्रोन होता है साइज क्ले पार्टिकल का, क्ले पार्टिकल्स का साइज होता है लेस देन 2 माइक्रोन। यानी कि जो क्ले पार्टिकल्स होते हैं, क्ले पार्टिकल्स का जो पार्टिकल साइज है वो सबसे छोटा होता है, यानी कि काफी फाइन पार्टिकल्स होते हैं, इसलिए इनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे ज्यादा होती है। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज क्ले सॉइल। ओके, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी एंड दैट इज क्ले सॉइल। तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा हमारा क्ले सॉइल, ठीक है, जिसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, ठीक है, ओके, यू हैव गॉट दिस। स्टडी स्मार्ट, स्टे पॉजिटिव एंड एम हाई। ओके, स्टडी स्मार्ट, stay positive and aim high. All the very best for your exams, all the very best for your exams. Okay, thank you very much for being with me till the last of the class, and hopefully these questions will really help you a lot. ठीक है, share this video with all your friends, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिन लोग भी तैयारी कर रहे हैं AMU 9th एंट्रेंस की, उनके साथ शेयर करें। लाइक द वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ताकि आपको आगे और अच्छे कंटेंट मिलते रहें। ठीक है, आप अच्छे कंटेंट जो भी हमारे चैनल में आ रहे होंगे उसको आप मिस ना करें, उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और शेयर करें अपने दोस्तों से, ताकि सबका हेल्प हो जाए, सब अच्छे क्वेश्चंस के साथ क्या करें, इंटरेक्शन हो जाए सबका, यानी कि सब जितने रिपीटेड क्वेश्चंस हैं सबको मिल जाए। ठीक है, तो शेयर विथ ऑल योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर ऑल द इंफॉर्मेशन कमिंग योर वे। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।